नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी फैसले ताबड़तोड़, रणनीति बेजोड़। इन दिनों जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरगर्मी तेज है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। सांसदों से इसको लेकर चर्चा हो रही है और इधर प्रदेश में बीजेपी गांव-गांव और बस्तियों में जाने का प्लान बना चुकी है। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस के बाद वो फिर से जनता के बीच जाएगी। इधर कांग्रेस अभी इसी उलझन में दिख रही है कि किसे काम दें और किसे नहीं। लिहाजा अब सवाल ये है कि बीजेपी सरकार के फैसले और उसकी सक्रियता के क्या मायने हैं और बीजेपी की रणनीति आने वाले दिनों में क्या विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ के बाद एक देश एक चुनाव की बारी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी विपक्ष पर पड़ रही भारी। वक्फ संशोधन बिल के बाद अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी रूपरेखा तैयार होने लगी है। मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो वक्फ संशोधन बिल पर पीछे नहीं हटेगी और इसी सत्र में उसे लाया जाएगा। वहीं अब एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर एक बैठक भी की है और बीजेपी सांसदों से इस पर चर्चा हुई है। तो इधर प्रदेश में भी बीजेपी पांव चलो बस्ती चलो अभियान शुरू करने जा रही है। अब एक साथ इतने मोर्चे पर बीजेपी का काम करने के मायने भी निकाले जा रहे हैं। उन पर तो चर्चा करें, उससे पहले बीजेपी में बैठकों और फैसलों के इस दौर को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में गांव और बस्ती चलो अभियान, आपने पहले भी ध्यान में कि पिछली बार भी हमने गांव चलो अभियान लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि 3 दिन गांव चलो अभियान में, 1 दिन 8 घंटे और 3 दिन यानी 24 घंटे लगातार गांव और बस्ती के अभियान में सभी कार्यकर्ता जुट करके आगे बढ़ेंगे। एक तरफ बीजेपी हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने वाले फैसले ले रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी टीम में किसे काम दे और किसे नहीं, ये ही तय नहीं कर पा रही है। अब चर्चा है कि प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्ष से दिल्ली में आला कमान चर्चा करेगा। उनको नए टास्क दिए जा सकते हैं। हालांकि माइक्रो मैनेजमेंट कर कांग्रेस क्या बड़ा बदलाव अपनी परफॉर्मेंस में ला पाएगी, ये भी सवाल बना हुआ है। हमारे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी भी लगातार सतत जो दौरे कर रहे हैं, जनता के साथ भी मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं का भी हुजूम जिस तरीके से आ रहा है हर जिले में, वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी 2028 में जबरदस्त तरीके से और पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। रही बात जिलाध्यक्षों की, तो जिलाध्यक्षों की जो नियुक्तियां होनी है उस पर भी विचार मंथन चल रहा है और आगे की संगठन की भूमिका भी तय की जा रही है कि कांग्रेस के संगठन में किसको किस तरीके की भूमिका निभानी है। चुनाव हो या ना हो, बीजेपी साल के 365 दिन सक्रियता के साथ काम करती हुई दिखाई देती है। इसलिए बीजेपी की काम करने की शैली भी दूसरी पार्टियों से अलग है। खैर, वक्फ संशोधन बिल और उसके बाद अगर एक देश एक चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला हुआ, तो बीजेपी को इसका फायदा आने वाले दिनों में मिलता दिख सकता है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी होती दिखेगी। एक तरफ उसे खुद को मजबूत करना होगा, तो दूसरी ओर उसे बीजेपी के इन फैसलों की काट भी ढूंढनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी अनादि टीवी में। आवाज मिल रही खिलावन जी? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही है।
तो आपने भी सुना बीजेपी जिस प्रकार की तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था विधानसभा सत्र तक कि कांग्रेस लगातार सक्रिय, मध्य प्रदेश की अगर खास तौर से बात करें, लगातार दौरे, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, अंदर प्रदर्शन, और अब अचानक से बीजेपी की सक्रियता। हालांकि उसमें राष्ट्रीय स्तर का भी दखल बहुत सारा है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो या वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर जो चर्चा चल रही है और खबर आ रही है कि इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, और ऐसे में बीजेपी जो तैयारियां कर रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए मनोज जी, मैं कई बार चर्चा में ये बात कहता भी आया हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी अनोखी पार्टी है जो एक चुनाव संपन्न होती है और दूसरे दिन ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। और संभवतः यही कारण है कि उनके लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे इलेक्शन को लेकर के, चाहे संगठन को मजबूत बनाने को लेकर के, चाहे अन्य कार्यक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा समय समय पर जो योजना दी जाती है, उनको कार्यक्रम दिए जाते हैं, उस पर मध्य प्रदेश के भाजपा के द्वारा जो कार्यक्रम योजना दी जाती है उस पर लगातार केंद्रित होकर काम करती है। और 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाली पार्टी है। लेकिन कांग्रेस में हम देखते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर हम दौड़ाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत सारी अभी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें लगातार सुधारने का प्रयास हो रही है उनके तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार की गुंजाइश दिख रही हो। कोई सुधार होता हुआ दिखाई ही नहीं देता। एक तो संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाते, और दूसरा आपसी लड़ाई में इतना व्यस्त रहते हैं उनके नेता कि कोई कार्यक्रम या कोई पार्टी संबंधी कोई कार्यक्रम सामने लाते हैं मैदान में तो उसको बहुत ज्यादा सफल नहीं बना पाते। यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत डिफरेंट है, और भाजपा लगातार न सिर्फ चुनाव में अपनी जीत प्रदर्शित कर रही है, बल्कि चाहे संगठन की दृष्टि से सदस्यता अभियान की दृष्टि से देखें, 1,75,00,000 सदस्य हैं उनके मध्य प्रदेश में। भले ही जो आंकड़े बताते हैं यही कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब कारणों के कारण भाजपा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन कांग्रेस में लगातार मुझे लगता है जिस तरह विधानसभा चुनाव में हार देखना पड़ा, फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन चिट किया, तो कांग्रेस को लगातार इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपने संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उनके, या जो भी संगठन संबंधी योजना बनाई जाती है, या सरकार के को सड़क पर या संसद में खींच लाने की जो प्रयास किए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस को लाना चाहिए, तभी वो भाजपा के मुकाबले में अपने आप को स्थापित कर सकती है। जी प्रभु जी, लेकिन हमने देखा कि जब 370 हटाई गई, फिर लगा कि शायद थोड़ा सरकार रिलैक्स मोड में रहेगी केंद्र सरकार, और जो नतीजे भी आए थे कि अपने दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन वक्फ संशोधन और इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया। एक को लेकर विरोध चल रहा है। पहली बार हमने देखा कि ईद पर काली पट्टी बांधकर विरोध हुआ मस्जिदों में भी, ईदगाहों में भी, और उसके बाद खबर आ गई कि इस सत्र में पेश हो जाएगा वो, और कानून का रूप भी ले लेगा। इसके बावजूद भी कि बिहार में चुनाव है और वन नेशन वन इलेक्शन, और उसके बाद जो लोकल स्तर पर कार्यक्रम जो चालू कर रहे हैं, यानी कि या तो खुद के कार्यकर्ताओं को भी चैन से नहीं बैठने देना, और विपक्ष को भी, कि वो एक रणनीति बनाता है जब तक आप दूसरा पेतरा चल देते हैं। देखिए, खिलौन जी ने कहा बीजेपी कोई भी काम बिना चुनावी नज़रिए के नहीं करती है, और बिल्कुल उनका चुनावी एजेंडा आगे से जैसे ही चुनाव होता है तब से सेट कर लेते हैं। तो ये कहना चाहिए कि अगले 20 साल के यदि हम कहें कि 4 चुनाव की प्लानिंग वो पहले से करके चलते हैं, तो ये भी एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी की प्लान इस तरीके से काम करता है कि बहुत लंबे समय तक वो वर्क करते हैं, उसके बाद उस चुनाव मैदान में उतरते हैं। अब देखिए कि उत्तराखंड में उनने जो है एक कानून पास करके दर दिया, बिल्कुल, जो पूरे यूसीसी पूरे देश में जिसकी मांग हो रही थी, और अब उसके बाद वो शांत बैठ गए। वो बम उनका तब फूटेगा मनोज जी, यूसीसी के लिए अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह तब बोलना शुरू करेंगे जब देश में लोकसभा के चुनाव आएंगे। उसके पहले एक माहौल बनाने का जो खेल है, तो बीजेपी सिस्टमेटिक ढंग से चली आ रही है। पहले वो 3 तलाक के हमारे कानून लाए। डॉक्टर मोहन यादव ने कह भी दिया है एक इंटरव्यू में कि वो हम देख रहे हैं
और फिर मध्य प्रदेश में धीरे से उसको लागू करने नहीं, की वो तैयारी तो होगी। अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि एक राज्य में अभी किया है प्रयोग के तौर पर, और उसके जो अच्छे बुरे क्या परिणाम वो देखे जाएंगे, उसके बाद फिर राज्य अब चाहें तो अपनी जगह करें, लेकिन वो पार्टी जब निर्देश देगी तो ही राज्य करेंगे उसको लेकर, यूसीसी को लेकर। लेकिन यहाँ पर मैं यदि बात करूँ तो बीजेपी ने सबसे पहले जो है 3 तलाक जो मुस्लिमों की जो बुराई थी उनके समाज की, उसको दूर करने वाले कानून लेकर आए। उसके बाद अब वो जो वक्फ वाला एक कानून लेकर आए, तो ये कब आ रहा है ये कानून, किस पर वो क्या एडामेंट है कि इसी सत्र में लाएंगे, कब, जब बिहार के चुनाव हैं। बिहार के चुनाव आएंगे तो उसके लिए उनको चाहिए, तो वहाँ पर वो होगा। उसके बाद फिर लोग आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव होने अगले साल, तो पूरी बीजेपी की एक तैयारी प्लानिंग का हिस्सा है जिसके तहत वो कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव का नारा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय से लग रहा है, बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उतनी आसानी से उसको लागू करे। उसको भी चूंकि वो लाएगी, संसद में पेश करेगी, डिफर होगा, हमने किया है और फिर वो अटक के रह गया 5 में। जैसे महिला आरक्षण बिल था, साउथ में जिस प्रकार आवाजें उठी हैं उसको लेकर, जैसे महिला आरक्षण बिल था, कांग्रेस लेकर आई, उसके बाद वो 20 साल तक पढ़ा रहा, उसके बाद बीजेपी ने अभी किया, तो उसी तरीके का मामला है। तो पूरी की पूरी चीजें बहुत धीरे धीरे तरीके से, लेकिन लोगों को एक माइंडसेट बनाना, जो हम देख रहे हैं, जो वीडी शर्मा जो कह रहे थे बीजेपी की जो बैठक हो रही है, गांव-गांव तक जा रहे हैं, वो देखिए उन बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात करें, वो अपने लोगों को गांव-गांव तक भेज रहे हैं, वो वहां पर उस बारे में बात करें, वो ये चाह रहे हैं। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई वो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उस कानून को लेकर कोई गांव का आदमी उसको लेकर संसद में वोट डालने नहीं जा रहा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। वहां पर वोटिंग होनी सांसदों को करनी है। लेकिन बीजेपी केवल माहौल बनाने का एक खेल है, जो उस खेल में कामयाब होती है और वो दूसरे उसके ट्रैप में आ जाते हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों प्रहलाद सिंह पटेल ने भी इस प्रकार का आयोजन किया है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान कॉलेज में गए थे, स्टूडेंट से उसको लेकर चर्चा की गई थी। पार्टी के निर्देश है ना मनोज जी कि आपको इस बारे में बात करनी है। अब देखिए ना, बीजेपी के ट्रैप में आ गए ना लोग। बीजेपी ने जो है जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल की बात की, तो उसके खिलाफ आप देखिए देश में पहली बार हुआ है कि जैसे त्योहार पर लोग काली पट्टी लगा कर आ रहे हैं। तो ये जो है बीजेपी का एक ट्रैप था, वो एक सीधे सीधे जो है वर्टिकल डिवीजन चाहते हैं वो हिंदू मुस्लिम का, तब तो उनको हमने फायदा देखा होगा। दिल्ली में एक बड़ा जो उसके समर्थक हैं वो लोग भी प्रदर्शन के लिए मैदान में उतर गए हैं। अब तो स्वाभाविक तौर पर वो बीजेपी का एक खेल का हिस्सा है कि वहां पर भी उनके समर्थन में विरोध, तभी तो वर्टिकल डिवीजन होगा। तो कोशिश उनकी वही होती है, क्योंकि अब पिछले बार वर्टिकल डिवीजन नहीं था तो बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई। जहां आपने शुरू में बात की कि ये बीजेपी इतना बड़ा कदम उठा रही है, वक्फ संशोधन बिल लेकर रही बहुमत न होने के बावजूद, तो केवल इसी ला रही क्योंकि उसको बहुमत की चाह है। इसके जरिए वो हिंदुओं को फिर एकजुट करना चाहती है, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर वोटर जो है अपनी जाति के आधार पर वोट करता है। उसको जाति से हटाकर उसको देश हित में लाना है, आपको हिंदू धर्म की तरफ लाना है, तो हिंदुत्व के एजेंडे पर लाना है, भगवा झंडे के नीचे लाना है। तो उसके लिए सारी चीजें जरूरी है जो बीजेपी ये कदम उठा रही है। ब्रजेश जी, एजेंडा तो बीजेपी का साफ है, जो प्रभु जी ने कहा कि ट्रैप में तो आ ही चुके हैं। अब सवाल ये कि उसको लेकर कितना आगे बढ़ते हैं, ये भी देखने वाली चीज होगी ना। क्योंकि जब आप एक विरोध प्रदर्शन हमने देखा कि आपने काली पट्टी बांधी है जुमे की नमाज के दिन, फिर ईद के दिन, लेकिन वह अचानक से फिलिस्तीन के झंडे दिखने लग जाते हैं। तो जो प्रभु जी कह रहे वर्टिकल डिवीजन की बात है, वो ठीक है जहां भी दिखे, लेकिन हल्ला पूरे देश भर में मिलता है। और इस पीछे संशोधन विधेयक और वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी की रणनीति क्या देखते हैं आप? देखिए मनोज जी, रणनीति राजनीतिक दलों की इसी तरह से रहती है। हमने देखा है कि जब साहबानों का मामला आया था तो क्या रणनीति थी, क्यों फैसला बदला गया। आप देखिए, इसलिए ना, जब कांग्रेस का शासन था तब कहा जाता था अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार है सरकारी संसाधनों पर, ये मन से कहते थे ना प्रधानमंत्री तत्कालीन। तो ये क्या था, वही था ना कि एक वोट बैंक हमारे पाले में आए। अब बीजेपी उसी रणनीति पर काम कर रही है, तो आप उसको दूसरे नजरिए से लोग देख रहे हैं। बीजेपी ने जो जातियों में बटे थे हिंदू वर्ग, हिंदू समाज, उसको एकजुट लाए किसके, धर्म के छाते के नीचे। तो अब उसी एजेंडे के तहत, तो उसी रणनीति के तहत तो वो केंद्र में लगातार सत्ता में है ना, और राज्यों में सत्ता हासिल कर रहे हैं। जब वो अपने एजेंडे को छोड़ते हैं तो आप देखिए कि नुकसान होता है, जो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, इससे पहले हमने अन्य चुनाव में भी देखा, उत्तर प्रदेश में देखिए आप लोकसभा चुनाव में किस तरह से नुकसान हुआ। तो वही एजेंडे पे यदि वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक उनकी सफलता का फार्मूला बन गया है, उसके एकजुट हो जाते हैं। जातीय जनगणना की बात क्यों कर रही है कांग्रेस, इसी आधार पर कर रही है ना मनोज जी, क्योंकि वो बांटना चाहती है। बटेंगे तो एक मुश्त वोट उनको एक वर्ग का आ रहा है, बाकी के वोट बढ़ जाएंगे तो वो प्लस में आ जाएंगे। ये प्लस माइनस का ही गेम है, उसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, जो प्रभु जी ने कहा। क्योंकि बिहार के चुनाव में उनको लग रहा है कि इसी फार्मूले से सफलता मिलेगी। इसी फार्मूले से हमने देखा कि महाराष्ट्र में
में सफलता मिली है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए तो उसमें भी ये सफलता मिली है, अन्य राज्यों में भी वो सफलता मिल रही है। तो जिस फार्मूले से यदि सफलता मिलेगी तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर वो एकजुट करना चाहती है, जातियों में विभाजित न करके। प्रधानमंत्री ने 4 जातियां बता दी, उसमें तमाम लोग आ जाते हैं। तो वो जातियों को जो विभाजन था समाज में, उसको एकजुट धर्म के छाते के नीचे आया। ये पहली बात। जब वो टिकट बांटते हैं तो फिर वही फार्मूले पे काम निश्चित तौर पर मनोज जी वही फार्मूले पे काम करते हैं। तमाम राजनीतिक दल उसी फार्मूले पे काम करते हैं। उसी फार्मूले के आधार पर तो आरक्षण भी हुआ है। लेकिन आरक्षण की बात यदि कांग्रेस करती है, आप देखिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में बात करती है, तो इसी आधार पर करती है ना, कि वो भी तो फार्मूला, और उसी आधार पर, जाति के आधार पर ही आप टिकट देते हैं। ये तो कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, क्योंकि जीतना एक मकसद है राजनीति में, और उसी मकसद को हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार जश्न करती है। वो 7 दिन 24 घंटे 365 दिन वो तो लगी रहती है मनोज जी, चुनावी मूड में रहती है उस पार्टी के बारे में। वो कार्यकर्ताओं को भोजन, बैठक, विश्राम, काम करते काम में लगातार लगाए रहती है। वो रणनीति पर कांग्रेस काम करने की कोशिश करती है, को आंशिक रूप से करती है, तो हमने 2018 में देख लिया। इसके बाद यदि उनका नेतृत्व बदलता है, नेता बदलता है, तो नई रणनीति के साथ आ जाते हैं। चूंकि बीजेपी संगठन आधारित दल है, उनका एजेंडा तय है, वो जो कार्यक्रम तय करते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। जो प्रभु जी ने कहा, अभी उन्होंने रख दिया पाइपलाइन में, जब उनको लगेगा कि इसकी जरूरत है वो उसको निकाल लेंगे तर्कस में। सारे तीर उनके तर्कस में रखे हुए मनोज जी, जब जैसी जरूरत होती है उस अनुसार वो काम करते हैं, तो उसी आधार पर उनको सफलता मिलती है। तो इस वजह से रणनीति के तहत ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, सोशल मीडिया पे तर्क आते हैं, वितर्क आते हैं, और इसके बाद जब माहौल बन जाता है, एक लोगों का मन में ये बिठा दिया जाता है, इसके बाद उसको लागू करने माइंडसेट बनाने का प्रयास, माइंडसेट तैयार करने के बाद उसको लागू करते हैं। तो माहौल बनाने के लिए पहले से जतन करना पड़ता है ना, जो उत्तराखंड में किया आपने सूची के लिए, उसको आप धीरे धीरे, जब जरूरत होगी आपको अगले लोकसभा चुनाव में आगे, तो जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो देखना आप उसी में बात करने लगेंगे, उनके नेता उसी सुर में एक साथ बोलने लगेंगे। वैसा नहीं होता ना, कांग्रेस में ऊपर के नेता ने कुछ बोला और नीचे तक उसको दूसरे नेता ने ही टांग खींच दी। बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक नेता एक सुर में बोलते हैं, वो माहौल बनता है, लोगों के माइंडसेट बनते हैं, जिससे उनको फायदा मिलता है। वही तरकीब यहाँ पर काम कर रहे हैं, वही उनकी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन खिलावन जी, जिस प्रकार से सक्रियता हमने देखा थोड़ी बहुत जो कांग्रेस की भी है, नए प्रभारी आए हैं, उसके बाद विंध्य के दौरे, तमाम जगह दौरे, उसने भी शायद बीजेपी को कुछ ना कुछ अंदर खाने सोचने को मजबूर किया होगा। तो लगे हाथ दोनों काम हो गए कि केंद्र ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके साथ अपना एजेंडे को लेके भी गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, बस्ती-बस्ती चले जाओ, ताकि माहौल भी पता चले, पल्स क्या वो भी पता चलती रहे और काउंटर भी हो सके कांग्रेस का। देखिए मनोज जी, मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर के कोई प्रभावित होकर के भाजपा ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं। उसका पहले से एजेंडा है। और नहीं, राष्ट्रीय स्तर का तो हम अलग, जो मध्य प्रदेश के लेवल पे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं जी। हम मध्य प्रदेश की लेवल पे यदि केंद्र के द्वारा, यदि केंद्रीय भाजपा के द्वारा कार्यक्रम दिया गया है मध्य प्रदेश को, तो उसको यदि पूरा करते, उस एजेंडे पे चल के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको अभी जो आज जो बैठक हुई उसमें देखिए आप, पूरे महीने भर का कार्यक्रम है उनका। 6 तारीख को उनके स्थापना दिवस है, फिर 8-9 तारीख को फिर वो निकल जाएंगे गांव और गली चलो अभियान के तहत, हर गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, हर गांव-गांव, बस्ती-बस्ती योजना। उसके बाद फिर अम्बेडकर जयंती को लेकर के उनका कार्यक्रम है, और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के, और लगातार मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को महीने भर व्यस्त करने और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में भेजने, कार्यकर्ताओं में सक्रियता बनाए रखने के लिए ये सब योजनाएं बनाई गई है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। जब भी इलेक्शन होंगे तो यही संगठन की शक्ति, यही संगठन में जो काम किया हुआ, जो योजनाएं बनी हुई योजनाएं हैं, वो लाभकारी होकर के जनता तक पहुंचते और भाजपा को जीत मिल जाती है। और मुझे लगता है कि भाजपा ऐसा करके निश्चित रूप से लगातार जो है अपने स्थिति को मजबूत करती चली आ रही है जी। और यही कारण है कि कांग्रेस को जो सीख लेना चाहिए भाजपा से, वो सीख लेने के बजाय कांग्रेस अपने आप में उलझी रहती है। तो मुझे लगता है जो योजना बनाते हैं ये जो कार्यक्रम तैयार करते हैं, तो मैदानी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंट हो, ये बात का ध्यान नहीं रखा जाता। सिर्फ कुछ नेताओं तक या कुछ बड़े बड़े शहरों तक उनके कार्यक्रम और योजना जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, बाकी गांव स्तर पे जाके या बूथ स्तर पे जाके कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। 65,000 से ज्यादा बूथ है मध्य प्रदेश में, और मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरह से 65,000 बूथ तक पहुंच करके अपने स्थापना दिवस को मना रहे हैं, या जो गांव और बस्ती चलो अभियान के तहत वो कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ योजना लाके, ऐसा ही कोई कार्यक्रम बना के कांग्रेस के नेता भी यदि 15 दिन भी सक्रिय रहे तो उसको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकती है। और भविष्य में जब चुनाव की बारी आती है तो एक मजबूत संगठन के भरोसे जो है चुनाव में जीती जा सकती। चुनाव में भाजपा को कुछ न कुछ, हालांकि ऐसा लग रहा है कुछ कहा है कि 3 तारीख को उनके सारे जिलाध्यक्षों की बैठक है राष्ट्रीय स्तर पर बैठक आयोजित की गई है। लेकिन दिक्कत यही है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि क्या बोलना है राष्ट्रीय स्तर पर, खोलकर बोलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। ये तो वहां तो प्रदेश अध्यक्षों को नहीं तो जिलाध्यक्ष क्या करेगा। आप देखते हैं मनोज जी, मध्य प्रदेश में अभी कम से कम 13-14 जिले ऐसे हैं जिसमें या तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं, या है तो उतने सक्रिय निष्क्रिय हो गए हैं कि उनको जो है पता ही नहीं चल पाता कि कोई यहाँ पर संगठन। बहुत सारे छोड़ो, बहुत सारे लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ता से पूछ लेंगे कि भोपाल का जिला अध्यक्ष कौन है तो शायद नाम नहीं बता पाए। लेकिन प्रभु जी कई बार बीजेपी की मशीनरी की बात करते हैं, लेकिन कोई भी मशीनरी आप 24 घंटे 365 दिन चलाएंगे तो उसको आप ओवरऑलिंग करना पड़ती है, ग्रीस ऑयल देना पड़ता है। आप लगातार चलाते तो दिक्कत आती है। एक नज़ारा हम देख रहे हैं जो फ्यूचर लीडर आप तैयार कर रहे हैं, ये कार्यक्रम आपने हाथ में लिया और एक भीड़ इकट्ठी करके आके खड़ी कर दी, तो ऐसे कार्यक्रम से भी पार्टियों को फायदा होता दिख रहा है क्या आपको? कि आपने अधेड़ उम्र के लोग लाके बिठा देते हैं जिनका जीके नहीं है, जिनमें लीडरशिप की क्षमता नहीं है, लेकिन आपने चूंकि लोग बिठा दिए और आपको जोड़ना क्योंकि दिल्ली से आदेश है, तो फिर ऐसी गलतियां आपसे होने लगती हैं। मनोज जी देखिए, वो उस क्लास को जोड़ने की कोशिश है जो बीजेपी से आमतौर पर राजनीतिक दलों से जुड़ता नहीं है। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसमें बिजनेसमैन है, उसमें डॉक्टर हैं, उसमें इंजीनियर हैं, वो लोग हैं जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं। उन लोगों को जोड़ा, भले उनका आईक्यू, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मुख्यमंत्री ने उनसे सवाल किया कि देश कब आज़ाद हुआ तो उन्हें जो पढ़े लिखे जो बौद्धिक वर्ग के लोग आए थे, 9 बीजेपी के सदस्य, उनमें से किसी ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता नेतृत्व में देश में बीजेपी की सरकार, ये तो कंगना रनौत भी कह चुकी सांसद है जो, तो ये स्थिति जरूर है। लेकिन बीजेपी को पूरा ओवरऑलिंग होती है, बार जब संगठन के चुनाव होते हैं तो बदलाव होता है। और बीजेपी में एक सबसे बड़ी बात है, आप 24 घंटे भले कार्यकर्ता को लगा के रखिए, लेकिन आप देखिए 2003 में जो बीजेपी का कार्यकर्ता कहाँ खड़ा था और वही कार्यकर्ता आज कहाँ खड़ा है। तो ये जो प्रभाव जब दिखता है कि वो जो साइकिल में चलने वाला आज मर्सिडीज में घूमता हुआ दिख रहा है या फॉर्च्यूनर में दिख रहा है, तो उससे प्रभावित होकर लोग आते हैं। और बीजेपी संसाधन जिसके ठेले चल रहे थे उसके डंपर चल रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी अपने लोगों को संसाधन संपन्न भी बनाती है। अब जहां तक बात है बीजेपी ये काम ना करे, 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं को काम पर न लगाए, तो बीजेपी को 24 घंटे डर सिर्फ कांग्रेस का लगता है मनोज जी। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी लगता है, प्रधानमंत्री भी केवल आप देखिए किसी भी मंच पर बात करेंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की करते हैं, बाकी नेताओं तौर पर एक ऐसी पार्टी जिसका 20% वोट शेयर है आज भी तो जी, तो मध्य प्रदेश में इनको डर कांग्रेस से लगता है, इसलिए इनको 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगा के रखना पड़ता है। क्योंकि कल इसीलिए 5.5 लाख कांग्रेस के लोगों को बीजेपी को लेना पड़ता है, इसीलिए बीजेपी अपने लोगों को लगातार एक्टिव रखती है। कांग्रेस के लोगों के साथ ये दिक्कत नहीं है, उनका वोट बैंक जो है बीजेपी के साथ ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है। एक धक्का लगता है तो सरकार में आ गए थे जैसे 18 में, फिर एक झटका धक्का लगेगा तो अगली बार हो सकता है फिर वो सरकार में आ जाए, इसलिए वो बड़ी उम्मीद से बैठे रहते हैं। वो अपनी गति पर चल रहे हैं, वो बीजेपी बनने की कोशिश करेंगे तो वो डूब जाएंगे। वो जैसे हैं, क्योंकि वो 125 साल पुरानी पार्टी जैसी है वैसी रहेगी, तो शायद उनका ज्यादा ठीक है उनके लिए। और ये बीजेपी मनोज जी पार्ट्स बदल देती है और वो बैटरी, पुरानी बैटरी से धक्के से ही काम चला रहे हैं, अपना अपना तरीका। बराबर वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद। तो दोनों पार्टियां अपने अपनी रणनीति पे काम चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्यकर्ता को कौन कितना मोटिवेट करवाता है, क्योंकि लीडर कितना ही अच्छा हो, जब तक उसके पास काडर नहीं होगा तब तक वो क्या कर पाएगा। और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए लीडरों की एक फौज भी तैयार कर रही है और काडर तो उसके पास पहले से ही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।